सबसे पहले मुझे ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है, एक्स अक्ष सॉरी वाई अक्ष होती है और ये एक्स अक्ष। ठीक है, अब इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल तल होता है वो पूरा क्या कहता है, कार्तीय तल कहलाता है। ये क्या है हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक है, और जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काट देते हैं वो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं x, 0,0 होते हैं। ठीक है, अब चलो मूल बिंदु से जब दाईं ओर की दूरियां ली जाएं x अक्ष में तो धन चिन्ह के साथ लेते हैं। वो कैसे लेते हैं, धन चिन्ह के साथ। ठीक है, और बाईं ओर ली जाएं तो ऋण चिन्ह के साथ। और आगे ये बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार ठीक वाई अक्ष में ऊपर की ओर धन चिन्ह के साथ और नीचे की ओर ऋण चिन्ह के साथ। ठीक, चलो अब इसको समझते हैं। अब जैसे हमें कार्तीय तल में कोई बिंदु दर्शाना है, मान के चलें हमें दर्शाना है -3,4। इस बिंदु को दर्शाना है कि ये कार्तीय तल में कहाँ है। तो देखो हमारा जो निर्देशांक होता है साधारणतः क्या होता है, x + y के रूप में होता है ना। x क्या है, x अक्ष में बिंदु, और y क्या है, y अक्ष में बिंदु। तो ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु को देखो तो x का मान कितना, -3। तो x अक्ष में किस ओर चलेंगे, बाईं ओर, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ -3 मिलेगा। और y अक्ष में कितना चलना है, 4 चलना है। तो y अक्ष में 4 कहाँ है, ये है, ये क्या है, 4 है। तो जब x अक्ष में यहाँ चले -3 चले तो यहाँ पहुँच गए। अब यहीं से क्या चलो, y अक्ष की तरफ 4 चलना है। तो y अक्ष की तरफ कितना चलना है हमें, 4। दोनों जहाँ ये काट देंगे यही कौन सा बिंदु होगा, -3,4। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु को दर्शा सकते हैं कार्तीय तल में। मान के चलो हमें 4,5 को दर्शाना है, किसको, 4,5। तो ये होता है x और ये y। तो x अक्ष में हमें कितना चलना है, 4, और y अक्ष में कितना चलना है, 5। तो y अक्ष में चलो 4, अब यहाँ x अक्ष में 4 चले तो यहाँ पहुँच गए। अब यहीं से क्या चलना है, y अक्ष में 5 चलना है। तो y अक्ष चल देंगे ये। तो ये है हमारा क्या, 4,5। ठीक है, तो ये तो जान ही गए। अब चलो इसमें समझते हैं, जैसे x, y जो मिल जाए इस रूप में हमें निर्देशांक मिलते हैं। तो जो x होता है वो क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। और y क्या होती है, कोटि होती है। क्या होती है, x होता है भुज पहला निर्देशांक, और दूसरा क्या होता है, y कोटि होती है। यदि इस तरीके से हमें दे दिया जाए एग्जाम्पल में कि 4,-5, इसकी कोटि क्या बताइए, तो कोटि सीधी सिंपल सी क्या होगी, -5। तो भुज और कोटि समझ गए। अब इसके बाद समझते हैं हम क्या, चतुर्थांशों के चिन्हों के बारे में। किसके बारे में, चतुर्थांश के चिन्हों के बारे में। ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे चतुर्थांशों को चिन्ह समझ लो। तो पहले में जो चतुर्थांश जो निर्देशांक, कोई भी निर्देशांक उसके चिन्ह ++ होंगे, इसमें -+, और इसमें दोनों माइनस होंगे, और इसमें +- होंगे। ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है ये, प्रथम चतुर्थांश। और ये होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, दोनों प्लस, और दूसरे में एक माइनस एक प्लस, और तीसरे में दोनों माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। पूछेगा कि -4,3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें जब हम चिन्ह देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक माइनस और एक प्लस का। तो हमें तुरंत चिन्ह के हिसाब से बता देंगे कौन से चतुर्थांश में, प्लस कौन से में, द्वितीय में। तो ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और जैसे
समझे? यदि हमें ऐसे मिल जाए 7 कॉमा माइनस का 5, अब इसको पूछे कि कौन से चतुर्थांश में है, तो इसके चिन्ह को देखा हमने, क्या है, प्लस और माइनस, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम चतुर्थांशों को भी पहचान लेंगे कि कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद आता है एक नया सूत्र, दूरी का सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में। किसका? दूरी का सूत्र। तो दूरी को सूत्र को समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब हमें ज्ञात करना है, मान के चलो एक ये क्या है, सिंपल रेखा है, इसके एक बिंदु के निर्देशांक x1 कॉमा y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 कॉमा y2 हैं। अब यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो जो दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो यह कह दो जो ये हम कौन सी दूरी निकाल रहे हैं, ए बी दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x1 x2 और y1 y2 और x2 y2 ये तो समझ ही गए, ये क्या है, पहले बिंदु के निर्देशांक है और ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, अब इसके बाद एक और नया सूत्र आता है, और ध्यान रखना दूरी जो होती है क्या होती है, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, माइनस में कभी नहीं आएगी दूरी। ठीक है, इसके बाद एक इस लेसन से संबंधित एक सूत्र और पढ़ेंगे। अगला सूत्र है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का। किसका? अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन को समझते हैं पहले। तो मान के चलो कि ये दो बिंदु हैं, क्या है, ए और बी, ये क्या है, दो बिंदु हैं। ए के निर्देशांक x1 कॉमा y1 है और बी के निर्देशांक x2 कॉमा y2 है। अब इनको देखो, दो बिंदुओं को तीसरा बिंदु ही अंतः करेगा, ये तो बाह्यतः विभाजित करेगा। क्या करेगा, कोई तीसरा बिंदु अंतः का अंदर इसके अंदर होगा और बाह्य का अर्थ इसके बाहर होगा। तो तीसरा बिंदु मान के चल रहे हैं P है, जो क्या कर रहा है, इनको अंतः विभाजित कर रहा है। तो हमें निकालने हैं इस P के निर्देशांक, और विभाजित करेगा तो कुछ अनुपात में विभाजित करेगा। ये रेखा दी गई हुई है, रेखा ए भी दी हुई है ना, रेखाखंड, इसके बिंदु ए के निर्देशांक ये हैं और बी के निर्देशांक ये हैं, और इनको तीसरा कोई बिंदु P क्या कर रहा है, मान के चलो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n में। और ये कैसा विभाजित कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। जब अंतः विभाजित करे, क्या हो, जब अंतः विभाजन हो रहा हो तो जो बिंदु P है, जो इनको क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, उसके जो निर्देशांक होते हैं Px, y, यानी कि ये निर्देशांक जो होंगे वो होंगे mx2 प्लस mnx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसे देखो, x का जो मान होगा इसके बराबर होगा और y का मान इसके बराबर होगा, और m अनुपात n हमें क्या है, दिया होगा। इस तरीके से क्या करेंगे, हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेंगे। अब चलो बाह्यतः विभाजन को भी समझ लेते हैं। मान के चलो ये दो बिंदु हैं A और B, क्या है, A और B। A के निर्देशांक x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2 है। अब इनको कोई तीसरा बिंदु भी अंतः या बाह्यतः विभाजित करेगा, तो मान के चले कोई तीसरा बिंदु क्या है, P है, जो इनको क्या कर रहा है, बाह्यतः विभाजित कर रहा है। और माना हमने कि जो बिंदु P के निर्देशांक है वो क्या है, x, y। तो ध्यान देना, यदि दो बिंदुओं को कोई तीसरा बिंदु क्या कर रहा है, अंतः या बाह्यतः विभाजित कर रहा है, तो उन दो बिंदुओं के निर्देशांक तुम्हें दिए होंगे। ठीक है, और तुमसे जो बिंदु उनको अंतः या बाह्यतः विभाजित कर रहा है उनके निर्देशांक पूछेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी एक बिंदु के निर्देशांक क्या कर ले, छिपा ले, और मान के P के निर्देशांक दे दे और इसके निर्देशांक दे दे, तब क्या पूछेगा, इस बिंदु के निर्देशांक पूछेगा।
ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में क्या होगा सूत्र, बाह्य विभाजन ये क्या है, दो बिंदु हैं, इन कौन से x जिनके निर्देशांक क्या है x1 y1 और b के क्या है x2 y2, इनको कोई तीसरा बिंदु p क्या है बाह्यता विभाजित। अब कैसा कर रहा है, बाह्यता, और मान के चलो किस में कर रहा है, m अनुपाते n में। तो जो बाह्य विभाजन के लिए सूत्र होता है, यदि p हमें क्या निकालना, p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक निकालना है, तो बिंदु p के जो निर्देशांक होते हैं x, y किसके बराबर होते हैं, mx2 माइनस एन x1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस एन y1 अपॉन m माइनस n। ये हो गए हमारा क्या, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। एग्जाम्पल के तौर में देखो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि ये दो बिंदु हैं a और b, जिनके निर्देशांक है -3,4 और b के निर्देशांक क्या है 4,3। ठीक है। अब इनको कोई तीसरा बिंदु p किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मान के चलो 3:2 में, किसमें 3:2 में बिंदु P क्या है, इनको अंतः विभाजित कर रहा है। तब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। तब क्या करेंगे, हम अंतः विभाजन का सूत्र लगा के बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद चलो अगले सूत्र को पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुज का केंद्रक। मान के चलो एक त्रिभुज ABC है, इसके शीर्षों के निर्देशांक है x1, y1 और बिंदु B के जो शीर्ष है उसके निर्देशांक है x2, y2 और इसके निर्देशांक है x3, y3। और हमें मान के चलो जो P है इसका क्या है, केंद्रक है। क्या है, P जो है इसका क्या है, केंद्रक है। ठीक है। यदि हमें केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं, क्या निकालने हैं, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक P के निर्देशांक निकालने हैं, तो इनके निर्देशांकों के लिए जो सूत्र होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है। तो इस तरीके से यदि हमें किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए होंगे और क्या कहेंगे, उसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो क्या है, इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर लेंगे, x y के मान निकाल लेंगे, जितने आएंगे उसमें रख देंगे, तो हमारे क्या निकल आएंगे, बिंदु P के निर्देशांक निकल आएंगे। इसके बाद समझते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। किसका, मान लो कि ये दो बिंदु हैं A और B और इनका जो मध्य बिंदु है वो कौन है, P है, और इसके निर्देशांक हम मान ले रहे हैं x, y हैं और इनके निर्देशांक हमें दिए होंगे, A के हैं x1, y1 और इसके x2, y2। तो फिर कह रहा है कि मध्य बिंदु P के निर्देशांक निकालो। क्या निकालो, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु जो P के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, px, y बराबर, दोनों को जोड़ लो और बटे में क्या कर दो 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये क्या होंगे हमारे, जो ये रेखाखंड है इसके जो मध्य बिंदु P है उसके निर्देशांक होंगे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा है नहीं, निर्देशांक ज्यामिति में सिंपल सूत्र हैं। क्या है, तुम्हारे पे दूरी का सूत्र है, अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन का है, केंद्रक का है और मध्य बिंदु का है। इसके बाद एक सूत्र और आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है। तो उसका भी हम समझते हैं। तो अब चलो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यही मान के चलो ये त्रिभुज ABC है, इसका क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है जब हमें क्या दिए हों, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। क्या दिए हों, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। तो कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए होता है एक फॉर्मूला। देखो वैसे सिंपली इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में तो ये चीजें हमें दी नहीं होगी कि ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, हो सकता है दे भी दे। तो यदि हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है किसी त्रिभुज के, क्या है
तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हैं, तब क्या करेंगे हम त्रिभुज का सीधा सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y1 y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर कोष्टक बंद। ये होता है हमारे क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आया कहीं से नहीं है, यहीं से आया है। किससे? इस वाले सूत्र से ही आया है। ठीक है, आएगा कैसे ये भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि देखो सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का आधार तो ये है, क्या है? आधार यही है ना, और ऊंचाई नहीं है इसकी पता, तो ऊंचाई मान के चल रहे हैं h। तो आधार कैसे निकालोगे? ये BC आधार यदि निकालना है तो दूरी की सूत्र से निकाल लोगे, आधार BC निकाल लोगे ना। क्या निकलेगा? x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये निकलेगा आधार BC। अब दिक्कत आ रही है किसकी? h की, क्योंकि ऊंचाई चाहिए ना हमें। आधार तो निकल आया, ये होता है आधार। ऊंचाई को भी समझ लो। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई निकालने के लिए देखो जिससे ये लंब डाला गया है और इसका क्या ऐसा डाला गया है कि ये क्या है, इसको मध्य पर कर रहा है प्रतिच्छेद। ठीक है, लंबवत क्या है, इसको समद्वि भाजित कर रहा है। तो इसका निकालेंगे हम मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया ना, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, उसमें बटे करते दो करते जाओ। तो जो d के निर्देशांक आएंगे वो आएंगे x2 प्लस x3 बटे 2 और y2 प्लस y3 बटे 2, ये आ जाएंगे, है ना। अब देखो d के निर्देशांक पता चल गए तो हम AD निकाल लेंगे ना दूरी के सूत्र से। तो दूरी के सूत्र से AD क्या निकलेगी? AD क्या करते हैं हम? x2 माइनस x1, इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो। तो ये होगा x2 प्लस x3 बटे 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y3 बटे 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे से जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा x2 प्लस x3 और माइनस का 2x1 बटे 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्या आएगा? का होल। तरीके से आगे क्या करेंगे हम? AD निकाल लेंगे। अब देखो BC का मान ये होगी BC और आधार AD का मान रखेंगे और 1/2 का गुणा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वो क्या आएगा? कुछ इसी रूप में वापस से आ जाएगा। ठीक है, आया कहीं से नहीं है, सिंपल जो सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, उसी से आया है। चलो इस प्रश्नावली का एक सूत्र और रह गया, वो है संरेख। यदि 3 बिंदु क्या है? संरेख है। पहले संरेख की कंडीशन समझ लो कि संरेख होते क्या हैं। तो जैसे मान के चलो ये 3 बिंदु हैं A, B और C, इनके निर्देशांक है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है, यदि क्या करना है? यदि ये बिंदु संरेख है तो संरेख का अर्थ है कि ये तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो संरेख हो गए तो इनका जो क्षेत्रफल होता है तीनों बिंदुओं का क्या होता है? यदि 3 बिंदु संरेख हो गए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। अब यही बिंदु क्या है? पूरे उठकर कैसे चले आए? एक सीधी रेखा पर चले आए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यदि बिंदु संरेख है, यदि 3 बिंदु A, B और C संरेख हैं तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 0 के बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। और इसके लिए देखो ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? 23, 31, 12। तो 23 यहाँ से दिख रहा है ना, और उसमें x1 जोड़ लो,
फिर 31 y3 माइनस y1, तो 31 दिख रहा है ना, इस तरीके से ये वाला याद हो जाएगा, और 12 मतलब ये वाला 12, तो ये x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसको उस साइड 1/2 के भेज दोगे तो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 और y3 माइनस y1 प्लस, सॉरी यहाँ पे x2 है, और ये x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो जब यदि हमारे बिंदु संरेख हैं तब हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में केवल इतने ही सूत्र हैं। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति अभी और बड़ी है, लेकिन हाई स्कूल के सिलेबस में केवल इतने ही सूत्रों का उपयोग है। ठीक है, धन्यवाद।